अगर वो ये सोचे कि यार मेरे पास आज इतने पैसे हैं, मैं प्लॉट लेके रख लूँ और शायद वो आगे जाके कुछ प्लस कर जाए, वो नसीब है। फिलहाल मार्केट पोजीशन नजर नहीं आ रही। कोई भी रियल एस्टेट मैं ही क्यों ना हूँ, आप इतना ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें कि जी बस आपने ऑफर दे दिया और पेमेंट उसी के हाथ में आप जाके दे रहे हैं कि बस आप ही हमारे सब कुछ है। ऐसा नहीं है, करें ट्रस्ट, लेकिन ये कि कोशिश करें कि डायरेक्ट पार्टी से आपकी मीटिंग। अच्छा ये बताएं, अक्सर हमने देखा कि नॉर्थ साइड पे आपके एरिया में भी ये पोर्शंस वगैरह बनते हैं, काफ़ी ज़्यादा आज बन भी रहे हैं। तो इसमें जब आप लेने जाते हैं तो उसके अंदर जो स्क्वायर फीट का हिसाब होता है, जो उसमें जो लैंड का वो साइज होता है वो कम होता है, एक्चुअल में ज़्यादा होता है, या ऊपर नीचे इसी तरह की कोई चीज़ होती है? एक्चुअल में ये क्या चीज़? Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? पिछले 1.5-2 साल से प्रॉपर्टी की मार्केट जो है पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा कंसर्न बनी हुई है, और लोग जो है इस बारे में बहुत सारे सवालात करते हैं, और लोगों को बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है कि आइंदा आने वाला प्रॉपर्टी का फ्यूचर क्या है, पाकिस्तान के अंदर मार्केट ने ऊपर जाना है, नीचे जाना है, या क्या इसकी जो है लोग जो है इसको देख रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम साहब, जो प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं, अपनी जो है वो रियल एस्टेट चला रहे हैं और बहुत अच्छे लेवल पे पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर ख़ास तौर पे काम कर रहे हैं। इनसे हम बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि प्रॉपर्टी के हवाले से पाकिस्तान के अंदर ये क्या फ्यूचर देख रहे हैं अनकरीब, और अभी जो इलेक्शन हुए इसके बाद जो है क्या कोई फ़र्क आने वाला है। तो आइए इनसे आपकी मुलाकात कराते हैं और इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? मज़े में? ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं सबसे पहले हमारे देखने वालों को, आप कहाँ लोकेटेड हैं और किस नाम से आप काम कर रहे हैं? सर मेरा तो रियल एस्टेट ऑफिस है, वो शहीद मिल्लत के साथ ही है, कराची में सोसाइटी है, वहाँ पे सर्च पॉइंट के नाम से मेरा ऑफिस है। और तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 21 साल हो गए मुझे काम कर, 22 साल हो गए काम करते हैं। क्या देख रहे हैं मार्केट की पोजीशन आजकल? क्या मार्केट कह रही है रियल एस्टेट की? बाइंग है, सेलिंग है, लोग काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे? तो इस वक्त वैसे तो एक जनरली किसी भी बिजनेस में आप पूछते हैं, चाहे वो कपड़े वाला हो, जूते वाला हो, कोई भी XYZ किसी भी फील्ड में आप पूछते हैं तो यही बोलेगा ऑल ओवर इस वक्त जैसे लैंग्वेज है कि मंदा है। सही है। तो वो तो एक नॉर्मल एक वो चल रहा है। अच्छा, हमारा जो फील्ड है रियल एस्टेट से हम अगर बात करें तो वो दो पार्ट्स में डिफरेंट उसको हम करते हैं। एक होता है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, उसमें बिल्डर भी आ जाता है, इन्वेस्टर भी आ जाता है। एक होता है जेन्युइन जो रहाइश वाले जो लोग होते हैं। तो जो हमारे जेन्युइन ऑक्युपाइड जो एरियाज हैं, जैसे कि ये शहीद मिल्लत की सराउंडिंग हो गई, मैं अगर सिर्फ कराची की अगर बात करूं, जैसे गुलशन हो गया, नॉर्थ नाज़िमाबाद हो गया, ये जो फुली ऑक्युपाइड जो एरियाज है वहाँ पे सेल परचेज चलती रहती है। सही है। क्योंकि किसी ने अगर वो 2 बेड में रह रहा है तो उसकी ख्वाहिश होती है मैं 3 बेड पे चला जाऊं, या इस तरह से वो चलता रहता है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू का इस वक्त बिल्कुल कोई भी चांस नहीं है कि अगर कोई सोचे में नहीं है मेरे ख्याल से आजकल। एग्जैक्टली अगर वो ये सोचे कि यार मेरे पास आज इतने पैसे हैं, मैं प्लॉट लेके रख लूँ और शायद वो आगे जाके कुछ प्लस कर जाए, वो नसीब है। फिलहाल मार्केट पोजीशन नजर नहीं आ रही। तो लोग ये क्यों कहते हैं? अगर आप जैसे हमने कहा कि रूटीन में जो ज़ाहिर एंड यूज़र जो होता ही है वो तो काम चलता ही रहता है, उसको घर भी चाहिए, फ्लैट भी चाहिए, रेंट के लिए भी चाहिए। तो लोग ये क्यों बातें करते हैं? खास तौर पे मैं प्रॉपर्टी के वाले से बात करूँ, रियल एस्टेट में, कि काम नहीं है, काम नहीं है, रोते रहना, ये क्यों, क्या वजह से? असल में वो आदत बन गई है, क्या है ये? नहीं, वो होता ही है एक नॉर्मल प्रैक्टिस में कि जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए 10,000 भी बहुत होते हैं, आपके लिए लाख भी बहुत होते हैं। फिर जब एक थोड़ा सा अच्छा टाइम बीच में देख लेते हैं ना, कि जिसमें आपने हाँ एक अच्छा अमाउंट तक आपने टच कर लिया, वो आदत बन जाती है। सही है। अगर फिर आप उस फिगर को टच नहीं कर रहे हो तो फिर लगता है कि यार मंदा हो गया और काम नहीं है और ये सब चीजें। मैंने अक्सर देखा है कि कोई भी रियल एस्टेट वाला मिला, वो उसके मुंह से मैंने कभी ये नहीं सुना यार मैं खुशहाल हूँ, वो रोता ही रहेगा। अच्छा, हमारी फील्ड में एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये भी है कि हर बंदा अपने आप को रियल एस्टेट एजेंट कह लेता है। सही है। चाहे वो प्लम्बर ही क्यों ना हो, वो इलेक्ट्रिशियन हो, अगर उसने किसी को बता दिया कि यार ये घर बिक रहा है, ये आप ले लो, तो लाओ जी मेरी कमीशन दे दो। मतलब उससे आप पूछो क्या स्क्वायर फीट है, क्या इसके डॉक्यूमेंटेशन में क्या है, किस तरह पोजीशन होता है, वाइट अमाउंट क्या होता है, क्या टैक्सेस लगते हैं, उसको कुछ नहीं पता होगा। उसको बस ये होगा जी मैं स्टेट एजेंट हूँ, मैंने दिखा दिया, मेरी कमीशन दे दो। बिल्कुल। तो उनकी तो बात हम नहीं करेंगे, वो तो खैर आते जाते रहते हैं हर दौर में, इस तरह से हर इलाके में, हर फील्ड में लोग आते हैं और चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपने अभी बात करी है प्लम्बर की, है जो छोटे मोटे जो चलते फिरते झाड़ीबाज लोग होते हैं, मैंने ये देखा है कि इन लोगों के चक्कर में मार्केट के अंदर फ्रॉड का रेशियो भी बहुत ज़्यादा है। लोग इनको पैसे दे देते हैं, टोकन मनी दे देते हैं, या किसी भी हवाले से अगर कोई बात करूँ तो ये लोग फिर गायब हो जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इनकी वो कमर नहीं होती उस हिसाब से, या ये उस हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, ना जवाब दे सकते हैं। इन लोगों से बचने के लिए आप क्या मैसेज देंगे? लोगों को क्या करना चाहिए? प्रॉपर स्टेट एजेंट से काम करना चाहिए, प्रॉपर बंदी से करना चाहिए, या किस तरह बचा जा सके? देखिए, इसका सिंपल सी बात यह कि अच्छे बुरे हर फील्ड में लोग होते हैं, चाहे हम किसी भी मार्केट में भी जाएं, मोबाइल मार्केट चले जाएं, किसी में भी अच्छे बुरे तो हर तरह के होते हैं।
अच्छा, इसमें कोई हमारे पास लाइसेंस तो होता नहीं है कि हम देखें जी ये सर्टिफाइड है और ये क्वालिफाइड नहीं है या इस तरीके से। इसका सिंपल हल यही है कि जैसे आप किसी इलाके में, किसी एरिया में आप देखने जा रहे हैं, तो वहाँ पे कोई भी आपका अगर कोई तरह दोस्त, कोई रिलेटिव कोई रहता हो, तो उसे मालूम करेंगे कौन पुराना काम करने वाला है। सही है। हर एरिया में अपनी एक बंदे की पीआर होती है कि हाँ जी ये 10 साल से काम कर रहा है यहाँ पे, ये 15 साल से काम कर रहा है, तो उसकी सब चीजें एरिया के लोगों के सामने होती है ना, तो आप उनके साथ कॉन्टेक्ट करें, उनसे देखें। अच्छा, कुछ लोग ये भी कोशिश करते हैं, अच्छा वो अभी एक बात ये जहन में भी आई मेरे, अक्सर लोग हमारे एरिया में भी ये करते हैं कि जी कोशिश करते हैं कि यार हम स्टूडेंट को आउट करके हम डायरेक्ट डील की तरफ चले जाए, अपनी कमीशन बचा लें। बहुत है। हालांकि ये इसलिए नहीं कि मैं स्टूडेंट हूं तो ये बात कर रहा हूँ, ऐसा वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, लेकिन ये कि उसमें उनका अपने बहुत नुकसान हो जाते हैं। ऐसे ही है, क्योंकि उनको वो चीजें जो पहले से डिस्कस करनी चाहिए या पहले से उसको उन्हें तय कर लेना चाहिए, एग्रीमेंट में आ जानी चाहिए, वो चीजें वो नहीं कर पाते क्योंकि उनका रोज का काम नहीं है। रोज का काम भी नहीं है। दूसरा जो स्टेट एजेंट जो भी होता है, या हमारी फील्ड के अंदर इवन ऐसी जो गाड़ी शोरूम वाला होगा या स्टेट एजेंट होगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। एग्जैक्टली, वो दोनों को सेफ लेके चलता है। बिल्कुल ऐसी है। चाहे आप सेलर हो चाहे परचेजर हो, उसकी ड्यूटी ये होती है कि अगर वो आपसे 1% कमीशन ले रहा है और वो पुराना काम करने वाला एक सिंसियर बंदा है, तो वो आप दोनों को सेफ लेके चलेगा और दोनों को हर चीज क्लियर करके रखेगा कि जी इसमें ये माइनस है, ये प्लस है, ये चीज आप देखते हुए चलें। अब होता है कि लोग 1% बचाने के चक्कर में डायरेक्ट कर लेते हैं, फिर बाद में जो है वो आपस में वो हो रही होती है कि आपने ये नहीं कहा था, आपने वो नहीं कहा था, तो वो ठीक ठाक नुकसान भी लोग इसमें उठा लेते हैं। वैसे मैंने देखा है 1% में काम होता नहीं, 2-2, 3-3% में काम हो रहा है, ऐसा है? नहीं, एरिया में अलग अलग उसके लिहाज से है कि अगर अमाउंट, अगर कोई मतलब कुछ सस्ते अमाउंट के एरियाज होते हैं उसमें भी होता है, उसमें अलग अलग कहानी होती है, वो कमीशन के अलावा वो कट भी एक रख लेते हैं। तो जाननी है, असल में लोगों को कहानी तो बतानी है। नहीं, लोग कहते हैं उसमें कि रियल एस्टेट वाले जो होते हैं बड़े कारीगर होते हैं, ये देखें वही मैंने कहा ना कि अच्छे बुरे हर फील्ड में होते हैं। और अच्छा, उसमें एक सिंपल सा हल ये है कि आप इतना ब्लाइंड ट्रस्ट भी ना करें किसी पे। सही है। कोई भी रियल एस्टेट, मैं ही क्यों ना हूं, आप इतना ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें कि जी बस आपने ऑफर दे दिया और पेमेंट उसी के हाथ में आप जाके दे रहे हैं कि बस आप ही हमारे सब कुछ है। ऐसा नहीं है, करें ट्रस्ट, लेकिन ये कि कोशिश करें कि डायरेक्ट पार्टी से आपकी मीटिंग, ठीक है, जब आप वेरी फर्स्ट जब आपको कोई डील पसंद आई, आपने उनको ऑफर दी या जो भी आप फाइनलाइज की तरफ आप जा रहे हैं, तो आप पार्टी कॉल करें। सही है। आप अपने स्टूडेंट को बोलें कि जी मेरी आप मीटिंग कराएं उनसे, आप सामने बैठें, खुद रेट तय करें, डॉक्यूमेंट देखें कि किसके नाम पे। अब फॉर एग्जांपल जी वो खुर्रम के नाम पे है, तो मैं खुर्रम से ही मीटिंग करूं। सही है। ऐसा ना हो कि नाम पे खुर्रम के और मैं किसी शाहिद जिब्रान फलाना से मैं मीटिंग कर रहा हूं, तो फिर हम खुद चांस दे रहे हैं ना, मौका दे रहे हैं। इसमें अक्सर ऐसा भी होता है कि मेरा अपना जाती एक्सपीरियंस भी रहा कि वो पार्टी से मीटिंग हो रही है, इस चक्कर में पता चलता है पार्टी तो एक्चुअल पार्टी नहीं होती, वो स्टेट एजेंट अपना ही कोई बंदा बैठा देता है सामने, वो पार्टी बना के, पता चलता है मीटिंग होकर खत्म हो जाती है। वो जब डील फाइनल होती है, जब ट्रांसफर बात आती है, फिर पता चलता है कि एक्चुअल पार्टी तो ये थी। तो ये बड़ा बहुत ज्यादा होता है। वही मैंने आपसे अर्ज किया ना कि उसको ये चीज देखें, जब आपके डॉक्यूमेंट आपके सामने आते हैं, ठीक है आप उसकी बाकी चीजें नहीं समझ सकते कि क्या स्क्वायर फीट और ये सब जो उसकी लैंग्वेज होती है वो नहीं समझ सकते, लेकिन सिंपल नाम तो पढ़ सकते हैं कि जो टाइटल पे जो फर्स्ट नाम लिखा हुआ है कि किसके नाम पे है ये, वो नाम लिखा हुआ होगा, उस पे एनआईसी कॉपी भी लगी होती है, उसमें पिक्चर भी होती है। आपने कहा ना कि पार्टी से बात हो रही है, अब आपने मुझे लेट सपोज किसी XYZ को उठा दिया कि भाई ये पार्टी इसकी प्रॉपर्टी है, अब मैं मीटिंग करने जा रहा हूँ, अब एक्चुअल में तो वो पार्टी नहीं है, वो आप भी का कोई नुमाइंदा है, ये मुझे कैसे पता चलेगा एक्चुअल में ये पार्टी है? इसका यही तरीकेकार है कि जब आप मीटिंग कॉल करें ना, तो आप उनसे बोले डॉक्यूमेंट की कॉपी भी लेते हुए आए। सही है। आप फॉर एग्जांपल आप कोई शॉप ले रहे हैं, तो जब डॉक्यूमेंट की कॉपी आपके सामने आएगी तो उसमें लिखा हुआ होगा कि किसके नाम पे है, उसमें एनआईसी कॉपी भी लगी होगी, उसके अंदर उसकी तस्वीर भी आ रही होगी ना, एनआईसी पे तो पिक्चर भी होती है, तो आप देख सकते हैं कि मैं किससे मीटिंग कर रहा हूँ। सही है। हाँ, अगर वो बोलते नहीं है मेरे दोस्त का है, मेरे फलाना का है, मेरे उसका है, तो आप बोले नहीं सॉरी, आप जिनकी चीज है मैं उन्हीं से मीटिंग करूंगा। सही है। और उसूलन कानूनी तौर पे आपको डील भी उसी से करनी चाहिए, आप टोकन दें, एग्रीमेंट करें, कुछ भी करें, आप उसी से करें जो कि टाइटल पे ओनर शो हो रहा है, जो नजर आ रहा है, उसका बेटा, उसका भाई, उसका चाचा, ये वो नहीं होता, लोग खुद ही मिस्टेक्स करते हैं। बिल्कुल। अब वही मैंने कहा कि ये रियल एस्टेट का ही काम होता है, एजेंट का काम होता है जो आपको गाइड करे कि जी आप इनसे एग्रीमेंट करेंगे जिनके नाम पे टाइटल है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, बात चल रही है डॉक्यूमेंट्स के हवाले की, तो सबसे बड़ा लोगों को कंसर्न होता है एक आम लेमैन को कि जो भी प्रॉपर्टी लेता है, वो चाहे वो घर हो, प्लॉट हो, फ्लैट, जो भी फ्लैट हो, लोगों को नहीं पता होता कि इस प्रॉपर्टी लेते हुए इसके अंदर क्या डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी हैं और किन चीज़ों को देखना चाहिए। कोई मोटे मोटे कोई 5-10 ऐसे कोई डॉक्यूमेंट बताएं कि जो भी एक लेमैन जब प्रॉपर्टी लेना चाहे तो उसको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? देखें, इसमें हर एरिया की अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन होती है और मतलब स्पेसिफिक कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है कि मैं आपको बताऊं जी ये 2 पेपर आप देख लें तो वो सही है। अगर आप प्लॉट वाइज जा रहे हैं तो हर सोसाइटी का अपना एक मतलब समझ लें एक तरीके से स्ट्रक्चर होता है, वो अलग अलग उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं। मेन जैसे हम बात करें, अगर मोटी मोटी चीज़ें होती हैं जस्ट लाइक के साइट प्लान हो गया, ट्रांसफर लेटर हो गया, अलॉटमेंट लेटर हो गया, ये तो मेन होता ही है। लेकिन खाली यही चीज़ें नहीं होती,
इसीलिए मैंने कहा कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लेने जाएं तो कोशिश ये करें कि उस एरिया के किसी अच्छे रियल एस्टेट जो पुराना रियल एस्टेट है उससे पहले 100% रियल एस्टेट वाले के ऊपर भाई लेमैन जो है जिसको फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी ले रहा है उसको बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं। हाँ। वो डरता भी है, वो फैसला भी नहीं कर पाता। अब वो रियल एस्टेट वाले के ऊपर भी ट्रस्ट करते हुए डरता है। हाँ। तो उसको कुछ मोटी मोटी चीज़ों को पता होगा ना कि यार इन डॉक्यूमेंटेशन का या इन पेपरों का मुझे ख्याल रखना है, तो उसके भी माइंड में होगा कि यार मैंने ये चीज़ें तो होनी चाहिए। उसके अलावा कुछ प्लस माइनस सोसाइटी के हवाले से वो तो फिर चीज़ें होती रहती है। देखिए तैमूर भाई, जिसकी फील्ड नहीं है ना वो नहीं समझ पाएगा। मैं अभी बताने को आपको कह दूं कि जस्ट इंटरव्यू तो को कौन देख रहा है, लेकिन सिंपल ये है ना कि नहीं जज कर पाएगा। सही है। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी कोई मुझे बोले यार गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें 2 नंबर भी आ रहे हैं और उसमें मतलब बहुत सारी ऐसी कब्जा है, डुप्लीकेट फाइल्स हैं, वो चीज आप नहीं समझ पाओगे। देखिए अगर आपको उसमें इशू आ रहा है कि जी सी कि मैं फर्स्ट टाइम इस स्टूडेंट से मिलूं, भले बहुत अच्छा होगा, 20 साल से काम कर रहा है, सब कुछ है, उसके लिए ये कि आप फिर किसी और इसके लॉयर भी होते हैं ना, जो प्रॉपर्टी लॉयर होते हैं जो कि आपकी ट्रांसफर कराते हैं, आप एक उनको भी हायर कर सकते हैं। ओके। वो भी कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, किसी भी एरिया में आप बात करेंगे तो आपको बता देगा जी ये इसकी लीज ये कराता है या ट्रांसफर ये बंदा कराता है, तो आप इस तरह क्रॉस कर सकते हैं। ओके। कि आपने डॉक्यूमेंट देखे स्टूडेंट से, लेकिन आपने उसकी फोटोकॉपी वेरीफाई करा ली अपने लॉयर से। सही। क्योंकि ये छोटा काम नहीं है कि आप सोचें यार अब मैं इनको भी पैसे दूं, अब मैं लॉयर को ही पैसे दूं, ऐसा नहीं है। लोग असल में पैसे बचाते भी है ना। बिल्कुल, आप करोड़ों की प्रॉपर्टी की तरफ जा रहे हैं, जो भी है, अब इससे कम की तो बात ही नहीं है। आप छोटा सा 100 गज का भी फ्लैट लेने जाएं तो वो करोड़ प्लस की बात है। मिनिमम। तो अगर आप वकील को 50,000 लाख रुपए दे भी देते हैं, स्टूडेंट को 1% दे भी देते हैं, तो आपकी कितनी सेफ्टी हो रही है वो चीज है। और ये एसेट होता है कि आप उसके बाद इसको आपके बच्चों के काम आता है। आपने एक चीज ली है, जब तक आप चाहें उसको यूज करें, 5 साल 10 साल, उसके बाद वो प्लस ही होता है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बात कर रहे हैं तो इसमें फाइलर नॉन फाइलर के भी बड़े चक्कर होते हैं। बहुत सारे लोग फाइलर होते हैं, मगर मेजोरिटी जो है वो नॉन फाइलर होते हैं। मिनोरिटी में शायद हमने देखा होगा फाइलर है, और उसमें फिर ट्रांसफर में पैसों का भी बड़ा फर्क होता है, बड़े चक्कर होते हैं। इसमें क्या फर्क पड़ता है, क्या चीज होती है, जरा बताएं जरा। इसमें सबसे पहले तो मेरा मशवरा सबको यही होगा कि जब आप प्रॉपर्टी की तरफ जा रहे हैं, ले रहे हैं या दे रहे हैं, जो भी कुछ है, तो सबसे पहले फाइलर होना आपके लिए बहुत अच्छा है। सही है। क्योंकि अभी फिलहाल हम ये सोचते हैं कि यार हम फाइलर नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, हम टैक्सेस ज्यादा भर देते हैं, लेकिन वो भी एक बड़ा डिफरेंस आता है। अच्छा, उसके बाद आपके साथ एक माइनस पॉइंट उसमें ये आ जाता है कि जब आप उसको सेल करेंगे तो आप उससे जो आपको वाइट अमाउंट जो आना होता है, वो जब आप फाइलर ही नहीं तो वाइट अमाउंट कहाँ आएगा, कैसे आएगा। तो ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक होता है जो लोग गलती करते हैं, नहीं समझते। अच्छा, इसमें मेन चीज जो आती है कि वो एडवांस टैक्स होता है जो परचेजर दे रहा होता है, और गेन टैक्स होता है जो कि सेलर की तरफ लगता है ना। उसमें भी अक्सर जिद बहस होती है, लोग बोलते हैं वो हम नहीं देंगे, वो हम नहीं देंगे, वो भी एक अलग। वैसे एक्चुअल प्रॉपर्टी में टैक्स कितना है, अगर एक लेमैन के तौर पे पूछूं मैं? अलग अलग है। जैसे अब सबसे जो मेन इस वक्त जो हॉट टॉपिक चलता है वो गेन टैक्स चलता है। गेन टैक्स जो वो 3% इन्होंने कर दिया। पहले एक ये था कि एक टाइम लिमिट था कि आपने अगर 3 साल या 5 साल, वो 2 दफा चेंज हुआ कि उसके अगर उतनी आपने प्रॉपर्टी अपने पास रख ली है तो कोई गेन टैक्स आपने पे नहीं करना। लेकिन अब इन्होंने उसको लाइफ टाइम कर दिया। अब मतलब कुछ चीजें डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से बहुत ट्रबल होती जा रही है कि मतलब आप जैसे पहले सेफ समझते थे कि आप प्रॉपर्टी ले लो, जो एक्स्ट्रा अमाउंट प्रॉपर्टी ले लो, अब उसके ऊपर इतनी ज्यादा चीजें ट्रबल आ गई हैं। गेन टैक्स 3% एक ह्यूज अमाउंट होता है जब आप उसको सेल करना। और वो अच्छा, हमारे यहाँ एक सिंपल चीज, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, गेन उसको कहते हैं कि जो मैंने मिसाल के तौर पर 10 लाख की परचेज करी, 12 लाख की सेल करी, तो मैंने गेन 2 लाख रुपए किया ना, मुझे गेन टैक्स 2 लाख पे देने चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम क्या कह सकते हैं, वो टोटल 12 लाख पे लगाएंगे। अच्छा, इंटरेस्टिंग। ये बड़ा एक अजीब सा हमारे यहाँ एक वो है, इसमें बड़ी बहस भी हुई और बहुत सारे, मतलब बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती होगी। बहुत बड़ी। अब वही है कि आपने एक चीज परचेज करी 1,50,00,000 रुपए की, एवरी टाइम है ये, हर दफा है ये। और इसके ऊपर ऐसा कुछ नहीं, मतलब एक कोई लिमिट होती है ना कि मतलब अगर 6 महीने के अंदर प्रॉपर्टी अगर एक दफा ट्रांसफर हो रही है तो देना पड़ेगा। अगर 6 महीने में 7 रुपए 6 दफा ट्रांसफर हो रहा है, ये पहले फार्मूला था कि हाँ, उसको उन्होंने अलग अलग स्केल कर दिया था कि अगर आपने 1 साल के अंदर बेची तो इतना %, 2 साल के अंदर बेची तो डिफरेंट, 5 साल कर दिया तो फिर कोई उसके बाद आपने गेन टैक्स पे नहीं करना है। अब उन्होंने ये कर दिया कि आप भले 1 दिन बाद बेचें या 10 साल बाद बेचें, एवरी टाइम आपको देना है, आपने गेन टैक्स देना है। ये मुझे बड़ी इसमें हैरत होती है कि अभी तक इस पॉइंट के ऊपर किसी ने कोई बात नहीं उठाई या कोई बात आगे तक नहीं इस तरह करी। आप जो बोलना चाहें बोलें सर। वही है कि कोशिश तो करते हैं सभी अपने तौर पे। एक चीज सिंपल सी बात है ये, तो इसमें कोई हम नहीं कह रहे कि गेन टैक्स लगाया क्यों, वो ठीक है, वो अपना गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उसको मानना हमारा फर्ज है कि हम उस पर चलें। लेकिन ये तो टेक्निकल पॉइंट है कि मैंने 1.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी परचेज करी और 1,60 की बेची, तो मैंने 10 लाख गेन किया, तो मुझे जो गेन टैक्स देना चाहिए वो 10 लाख पे देना चाहिए। गवर्नमेंट को देखने की आपने प्रॉपर्टी गेन कर ली, वो 40 वाली प्रॉपर्टी 1,60 की हो गई, गेन वो ओवरऑल अमाउंट को कर रहा है वो। नहीं, गेन टैक्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है आपके प्रॉफिट के ऊपर।
सही है, देखिए जब मैंने परचेज करी तो ऑलरेडी मैं एक दफ़ा टैक्स दे चुका था उसका, सही है। उसको एडवांस टैक्स के नाम से आपने एफबीआर में वो पे कर दिया। मैंने 1.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ली, उसमें मैं एडवांस टैक्स भर चुका अच्छा, ये जो हूँ। आप 3% बोल रहे हैं लेट्स मिसाल के तौर पे, तो ये 3% फाइलर पे नॉन फाइलर पे? ये फाइलर पे सर, देखिए इसमें जो ये जो पॉइंट है ना, टेक्निकली एक मसला ये है कि जब मैंने एक चीज़ 1.5 करोड़ रुपए की खरीदी तो मैंने उसके ऊपर एडवांस टैक्स के नाम से मैं एफबीआर को टैक्स पर भर चुका हूँ, सही। ठीक है। अब जब मैं उसको सेल कर रहा हूँ तो मैंने अगर एक 50 की लेके एक 60 की सेल करी है तो मैं 1.5 पे तो ऑलरेडी टैक्स दे चुका हूँ ना, ओके। तो मुझे गेट टैक्स 10 लाख पे देना चाहिए, तो हमारे यहाँ वो नहीं होता, मुझे पूरे 160 पे देना पड़ेगा। हाँ, सही है। तो ये चीज़ मेरी समझ नहीं आती है कि इस पे क्यों आज तक पॉइंट नहीं उठा। अच्छा, जब मैं रिटर्न जमा कराने जाता हूँ तो फिर वहाँ पे यही कैलकुलेशन सही है, उस हिसाब से सही है। हाँ मतलब वहाँ पे फिर जब मैं रिटर्न जमा कराना जाता हूँ वहाँ पे ये चीज़ सही होती है कि जी मैंने अगर 10 लाख प्लस किया तो मैं 10 लाख पे गेन टैक्स दूंगा। सही है। वो बड़ी एक कॉम्प्लिकेशन हमारी यहाँ बना दी गई, प्लस एक साथ साथ एक नया टॉपिक आ गया आजकल बहुत ज़्यादा, 7E का फॉर्म। 7E का फॉर्म? 7E जी, उसमें भी एक डिफरेंट है कि गेन टैक्स के साथ साथ आपने 7E का फॉर्म भी निकलवाना है। अगर आपने वो प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं करी तो उसके हर साल का 1% का टैक्स आप पे लगेगा। अगर हमने 10 साल से डिक्लेयर नहीं करी हुई तो हर साल का 1% जो है वो आप उसको जमा करेंगे तो आपको 7E का फॉर्म मिलेगा, तब आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है। अच्छा, जबरदस्त। तो ये मतलब है ये मेरे ख्याल से कॉम्प्लिकेशन से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती जा रही है बहुत ज़्यादा। और लोग मेरे ख्याल से फाइलर की तरफ फिर भी नहीं आते, स्टिल लोग नॉन फाइलर रहना पसंद करते हैं। मेरे ख्याल से उनके पास वाइट और ब्लैक का चक्कर होगा, शायद ये वजह होती होगी, या लोग अपने नाम पे शायद प्रॉपर्टी रखना नहीं चाहते होंगे। बिल्कुल, मेरे ख्याल से तो ये कि पॉलिसीज होती हैं, मतलब इस वक्त जो समझ में आ रही है चीज़ें वो तकरीबन कुछ 4-5 साल से पॉलिसीज चल रही हैं कि लोग जो अपना पैसा ब्लैक मनी कहें या जो भी कुछ कहें, ब्लैक मनी हमारी यहाँ वो होती है बेसिकली जिस पे टैक्स नहीं दिया हुआ आपने। जी, लोग गलत समझते हैं। हाँ, वो लोग समझते हैं कि शायद सारे स्मगलर हैं, वो ऐसा नहीं है। मतलब जिन्होंने नहीं किया हुआ वो उसको ब्लैक मनी कहते हैं। पहले कोशिश ये उस लोगों की होती थी कि हम जो है उसको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दें। ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के इस तरह की ये चीज़ें करी जा रही हैं कि आप कारोबार में पैसा लगाएं, आप डिफरेंट चीज़ों में पैसा लगाएं, क्योंकि हर बंदे का बीच में तो एक टाइम ऐसा आ गया था कि जिसका भी आप सेकंड काम पूछेंगे वो बोलेगा मैं प्रॉपर्टी में काम करता हूँ, या तो रेंट आउट करी हुई चीज़ें या इजी परचेज, इनकम है। ऐसा ही है। तो वो शायद उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए सब चीज़ें लगाई जा रही हैं ताकि आप कारोबार की तरफ जाएं और डिफरेंट और चीज़ें करें। सही सही। अच्छा, इसमें लीज सब लीज के भी बड़े चक्कर होते हैं प्लॉट के ऊपर, या खासतौर पर हम अपार्टमेंट में देखते हैं तो पिछले दिनों कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स भी आए कि इसको उनको डिमोलिश करना है। तो इन सब चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है? क्या डॉक्यूमेंट देखने पड़ेंगे कि यार ये ज़मीन सही है? जिस तरह कुछ हमने देखा, कुछ गवर्नमेंट की ज़मीन थी, कुछ नालों के ऊपर फ्लैट्स बने हुए थे, इसी तरह कुछ फाइल्स होती हैं, घर होते हैं जो लीज सब लीज से बड़े चक्कर होते हैं। इन चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है ताकि लोगों का नुकसान ना हो? सर इसका देखें सिंपल यही है कि सबसे पहले एरिया देखा जाए कि आप किस सोसाइटी में ले रहे हैं। अगर वो कमर्शियल प्लॉट है तो उस पर फ्लैट्स अलाउ होते हैं, लीगल होते हैं। अदरवाइज अगर रेजिडेंशियल आप उसके ऊपर ले रहे हैं, प्लॉट के ऊपर पोर्शन या फ्लैट्स की तरफ आप जा रहे हैं, तो वो हर एरिया का अपना अपना एक हिसाब किताब होता है। किसी को ग्राउंड प्लस 2 की अप्रूवल मिलती है, कहीं पे ग्राउंड प्लस 1 की अप्रूवल मिलती है, उस हिसाब से वो होता है। वो पूरी कराची का तो हम नहीं कर सकते। अगर मैं अपने स्पेसिफिक अपने एरिया की बात करूँ तो उसमें इसी तरह होता है कि अगर आप 400 यार्ड से अंदर हैं तो आपको ग्राउंड प्लस 2 की अप्रूवल मिल जाती है, 400 यार्ड से ऊपर हैं तो फिर आपको ग्राउंड प्लस 1 की अप्रूवल मिलती है। उन चीज़ों को फिर देखते हुए करना चाहिए। जो जो ज़मीन है, जो लैंड है, वो सही है नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? सर उसके लिए ये है कि जैसे आप कोई भी चीज़ करने जा रहे हैं तो वो डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी आप लेंगे। जैसे मैंने कहा कि आपने लॉयर को वही वेरिफिकेशन कराए बंदा फिर? बिल्कुल, लॉयर को दिखाएं, वो आपको बताएगा कि हाँ जी अलॉटमेंट लेटर, इसका पोजीशन लेटर, इसका प्लॉट का और ये सब चीज़ें कितनी जेन्युइन है, कितनी ऑथेंटिक है। अदरवाइज हर सोसाइटी का अपना एक ऑफिस भी होता है। सही है। अगर हम किसी भी पीसीएस की बात करें, दिल्ली मर्केंटाइल की बात करें या हम कराची एडमिन की बात करें, सबके अपने अपने ऑफिसेज होते हैं। ओके। सबसे सिंपल है आप वहां जाके, क्योंकि वो तो बिल्कुल न्यूट्रल है ना, सही है। ना उनको कमीशन चाहिए आपसे, ना उन्होंने अपनी चीज को बेचनी है आपसे। एग्जैक्टली, आप उनसे जाके कंफर्म कर सकते हैं कि जी ये जो डॉक्यूमेंट है उसमें ये ओके है, मतलब ये जेन्युइन है डॉक्यूमेंट्स, प्लस इसमें जो ओनर शो हो रहा है आया आपके रिकॉर्ड में वही ओनर है या नहीं। सही है। तो वो सब चीजें आपको वहां से क्लियर हो जाती हैं सोसाइटी ऑफ। अच्छा, ये बताएं, अक्सर हमने देखा कि नॉर्थ साइड पे आपके एरिया में भी ये पोर्शंस वगैरह बनते हैं, काफ़ी ज़्यादा आज बन भी रहे हैं। तो इसमें जब आप लेने जाते हैं तो उसके अंदर जो स्क्वायर फीट का हिसाब होता है, जो उसमें जो लैंड का वो साइज होता है वो कम होता है, एक्चुअल में ज़्यादा होता है, या ऊपर नीचे इसी तरह की कोई चीज़ होती है? एक्चुअल में ये क्या चीज़ होती है, ज़रा मुझे बताएंगे ज़रा, और हमारे देखने वालों को डिटेल में, ताकि उनको भी समझ में आए। असल में इसमें अगर हम शुरुआत से शुरू करें, सबसे पहले जब हम बिल्डिंग के लिए स्टार्ट करते हैं तो हमें अप्रूवल लेनी होती है। ओके। अप्रूव प्लान लेना होता है, वो हमें सीओज मेंटेन करके ही मिलता है कि उसमें हमने इतना आगे से मतलब स्पेस छोड़ना है, सीओज मेंटेन करने हैं साइडों से और बैक से, वो तो एक अलग प्रोसीजर हो जाता है। अच्छा, उसके बाद केडीए का एक रूल ये है कि जब आप बिल्डअप कर लेते हैं प्रॉपर्टी, तो अगर आपने उसको इंक्रोच किया है,
मतलब आपने उसमें अगर 2 फीट 3 फीट आप बाहर आ गए जो आपने अप्रूवल कराई थी, उसके लिए हमें रेगुलेशन में जाना पड़ता है। कंप्लीशन उसको कहते हैं कि आपने कुछ भी उसमें वायलेशन नहीं करी है तो कंप्लीशन की तरफ जाएंगे आप। अगर आपने उसमें थोड़ा सा वायलेट किया तो आपको फिर रेगुलाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा। ओके। और बाकी आपको पता है सिस्टम तो रेगुलेशन तो बंद है, सही है। तो उसके लिए जो है फिर वो बाकी सेटिंगें होती हैं, कराची है, सबको सब पता है। तो ये जो बाकी सेटिंग होती है इसमें जो है वो सेटिंग समटाइम ऊपर नीचे हो जाती है, या मैंने ये देखा है कि एक बार सेटिंग हो जाए लोग रहना शुरू करते हैं, बाद में मसले मसाइल आते हैं, तो बाद में जब मसले मसाइल आते हैं वो जो लॉस होता है वो कौन बेयर करता है? देखिए, अगर बिल्डर रिलायबल है और वो इस एरिया में मुसलसल काम कर रहा है, वो सबसे पहले तो कोशिश ये करेगा कि आप तक ये बात पहुंचे ही ना। राइट। कि आपको प्रॉपर एक चीज जो उसने कमेंट किया है वो आपको टाइम टू टाइम आपसे पेमेंट लेगा और आपको पोजीशन देगा उसका, और उसके पे आने वाली जितनी भी चीजें होती हैं उसको खुद फेस कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा, ये कोई नई चीज नहीं है कि हम सोचें कि यार ये क्या हो गया, इसमें फ्लैट कैसे बन गया और ये सब क्या हो गया। वही एक इंटरव्यू मैं देख रहा था, मलिक रियाज साहब का बहुत पुराना एक इंटरव्यू चल रहा था, तो उन्होंने कहा था कि अगर आप ईमानदारी से एक परचून की दुकान भी चलाना चाहें तो आप नहीं चला सकते। सही है। तो वो सिस्टम के साथ चलनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें कुछ जगहों पर आके बंद भी करनी पड़ती है, लेकिन फिर मैं ये कहूंगा कि इतनी भी ना कर लें कि बाद में जो है वो अपनी आप पूरी जो जिंदगी जमा पूंजी है उसी से हाथ धो बैठे। मतलब मैं आपकी बात से अंदाजा लगाऊं, आप अपना होमवर्क कंप्लीट करें, एग्जैक्टली। बाकी जो है थोड़ा बहुत दूसरे पे भी ट्रस्ट करके चलें। बिल्कुल। बाकी ये जो मार्केट की तरह चल रही है एक चीज, छोटी छोटी चीजें, जैसे लाइक आपने कहा कि आप फॉर एग्जाम्पल हमारे पे क्लाइंट आता है कि जी हमने जो पोर्शन लिया वो वैसे तो 1800 स्क्वायर फीट है, लेकिन डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ ये 1400 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट, तो ये ऐसा क्यों? अब इसमें एक ये मार्केट प्रैक्टिस कह लें या कोई इस तरह की, एक तो सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि हमारा जो अप्रूव मिला है वो कितना मिला है, तो हमने उसी के अंदर ही रह के लीज की तरफ जाना होता है। सेकंड ये होता है कि जितना आप प्लस करेंगे स्क्वायर फीट उतना आपको वाइट पे करना है, उस हिसाब से आपको टैक्सेस देने हैं, तो वो चीजें भी फिर आपके साथ बहुत ज्यादा ऐड हो जाती हैं, तो इसलिए हर बंदा उससे थोड़ा सा बचने की कोशिश करता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये बताएं कि इलेक्शन हो गए, जैसे भी हुए, ये एक अलग बहस है, हो गए, अब इलेक्शन के बाद क्या फ्यूचर देखते हैं प्रॉपर्टी का? प्रॉपर्टी आपको अप होती हुई नजर आ रही है? क्योंकि इलेक्शन से तक में 1.5 साल हो गया, हमने देखा बहुत बुरे हालात हैं प्रॉपर्टी के, खासतौर पे अगर हम M9 की बात करें या जहाँ पे जो ओपन फाइल्स का काम होता है वहाँ पर, अब क्या फ्यूचर नजर आ रहा है आपको? बेहतरी नजर आ रही है आपको? तो देखें, अगर हम एक पूरा कंप्लीट एंगल से अगर देखें तो ये सब चीजें एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। सही है। मतलब अगरचे पहले मेरी बेसिक जरूरतें पूरी हो रही हैं तो मैं इस तरफ जाऊंगा ना कि जी मैं अभी 2 बेड में रह रहा हूँ, मैं 3 बेड में जाता हूँ, या मैं नए पुराने में रह रहा हूँ अब मैं नए की तरफ जाता हूँ, या एरिया अच्छा अपग्रेड करता हूँ। ये तो सबसे आखिरी समझ लें एक स्टेप आता है। सबसे पहले मेरी बेसिक नीड्स पूरी होनी चाहिए। अगर हम देखे जाएं तो एक बहुत बड़ा हमारे कराची का एक तबका है जो कि अपनी बेसिक पूरी नहीं कर पा रहा है इस वक्त। सही है। जो हालात नजर आ रहे हैं, हमारा पेट्रोल इतना महंगा, हर चीज महंगी की महंगी होती जा रही है। मतलब अगर से कोई इस वक्त एक एवरेज बंदा लाख 1.5 लाख में भी अपना खर्चा पूरा कर ले तो बहुत बड़ी बात है। वो क्या सेव करेगा, कहाँ से प्रॉपर्टी की तरफ जाएगा? तो वो तो एक यही होता है कि जिसके पास अगर ऑलरेडी प्रॉपर्टी है वो उसको सेल करता है, कुछ ऐड करता है तो आगे जाता है। सही है। फिलहाल तकरीबन 2 साल से यही हम देखें, अगर गाड़ियों की फील्ड में आप देख लें या आप प्रॉपर्टी की फील्ड में देख लें, तो जरूरत की हद तक लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत जरूरी अगर कुछ पड़ गया नहीं तो है मार्केट में। इन्वेस्टर का शौक ये भी खत्म हो गया। सही है। जैसे एक शौक होता है कि यार ठीक है अब मैं माशाल्लाह यहाँ रह रहा हूँ, अब मैं जरा और अच्छे एरिया की तरफ मूव करता हूँ, या मैं 2 BHK में रह रहा हूँ, मैं 3 BHK की तरफ जाता हूँ। वो चीज बंदों सबने जो है वो समेट ली है अपने, कि नहीं जो बेसिक चीजें पहले उनको पूरा कर लो। बिल्कुल सही। ये इस तरह फिर आखिर में बाद में देखेंगे। सही है। जब सब सिस्टम चलेगा तो फिर आखिर में आगे समझ लेंगे प्रॉपर्टी का सिस्टम ही चलना शुरू होता है। बिल्कुल ऐसी है। ये जो M9 पे हमारे यहाँ कुछ सोसाइटीज बनी हुई है, मैं किसी भी स्पेसिफिक का नाम नहीं लूंगा, बहुत सारी है। आपका क्या फ्यूचर दिखता है M9 के ऊपर? यहाँ पे मैंने देखा कुछ अपार्टमेंट्स भी बन रहे हैं अब, तो यहाँ पे लोग मूव करेंगे? क्योंकि मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ बेसिकली पंजाब साइड से लाहौर साइड पे, क्योंकि लाहौर के अंदर सोसाइटी सिस्टम बहुत ज्यादा है और बहुत लेविश और बहुत क्लासी सोसाइटी है वहाँ पे। हमारे यहाँ स्टिल आज भी उस तरह का ट्रेंड नहीं है, मगर अब M9 पे काम होना शुरू हुआ है, तो आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं वहाँ पे? सर देखें, उम्मीद तो हम किसी चीज से भी लगा सकते हैं और बहुत अच्छी लगा सकते हैं। सही है। लेकिन जिन एरियाज की आप बात कर रहे हैं, एक हमारे माइंड में एक ये सेट हो गया है कि जब हम बहुत छोटे से, जब इस फील्ड में भी नहीं थे, तो तब से हमने देखा है कि वहाँ जिस तरह की ये सोसाइटीज और इस तरह के बनते हैं तो उसमें मैक्सिमम लोग परेशानी होते हैं। जो कमिटमेंट्स होती हैं वो पूरी नहीं होती। अगर आपको 5 साल का टाइम दिया तो वो 8-8 10 साल तक पता ही नहीं होता कि वो फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उन चीज़ों से मेरा ख्याल ये है कि ज़रा सा थोड़ा सा एहतियात किया जाए। हाँ, आप तैयार चीज़ की तरफ जाए। सही है। अगर आपको लग रहा है कि उन्हें सोसाइटी बहुत अच्छे से वेल नोन नाम भी है। हाँ देखें, अगर कोई ब्रांड नेम है जस्ट लाइक वो बहुत सारे हैं कराची में, वो ऑलरेडी काम कर चुके हैं, उनकी एक PR बनी है, उनके साथ आप काम करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन न्यू नामों पर ट्रस्ट ना करें और कोशिश ये करें कि जो चीज सामने हो उसकी तरफ जाए।
सही है। मतलब लोग इसमें चले जाते हैं कि यार 5 साल की इंस्टॉलमेंट है, 6 साल की इंस्टॉलमेंट है, कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता कर लेंगे, हो जाएगा। वो ज्यादातर लोग उसमें फिर परेशानी होते हैं। ओके। अच्छा, अब ये बताएं, थोड़ा सा रियल एस्टेट के हवाले से साइड में होते हैं। मैंने सुना है कि आप इंटीरियर डेकोरेशन वाले का कोई काम करते हैं, या आपकी इसके बाद भी टीम मौजूद है, इस तरह कोई चीज़ है आपके पास? बिल्कुल, वो भी होता है। मतलब जैसे हम रेनोवेशन की तरफ होता है, और वही होता है कि काम करते करते बहुत सारी चीजें माइंड में आती रहती हैं, जगह को देख के फौरन जहन में आता है कि हाँ, इसकी प्लानिंग कैसे सही हो सकती है, किस चीज से हम इसको उठा सकते हैं और मजीद इसको एक अच्छा लुक दे सकते हैं। हमने अपना स्टूडियो तैयार किया, सही तैयार किया? बहुत जबरदस्त। मैं वही चीज नोटिस कर रहा था कि आके माशाल्लाह आपने इसको बड़ा अच्छा यूटिलाइज किया, सही सही बहुत सही। अच्छी इसको, जबरदस्त। आप यंग जनरेशन को क्या मशवरा देंगे, जो बंदा रियल एस्टेट की फील्ड में आना चाहे, जो काम करना चाहे, क्या मशवरा देंगे? कितना इसके अंदर जो है वो फ्यूचर है, कितना इसके अंदर चार्म है, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, क्या मशवरा देंगे यंग सर, जनरेशन? सबसे पहले आपने अच्छा ये टॉपिक एक उठाया, इसमें मेरे जहन में एक सबसे पहली बात यह है कि एक कॉन्सेप्ट ये बन गया रियल एस्टेट को लेके कि अगर आपने लाइफ में कुछ नहीं किया, आपको कुछ नहीं आता, आप बिल्कुल फ्री हैं, बिल्कुल फारिग हैं, चलें जी एक टेबल कुर्सी लेके किसी भी एरिया में बैठ जाएं और रियल एस्टेट खोल लें, ये बिल्कुल गलत है। ओके। ये रियल एस्टेट का काम इतना आसान नहीं है। इसको मतलब इस लेवल पे ले गए हैं कि अगर आप मतलब एक सिंपल जिसे हम जनरल स्टोर कहते हैं कि उससे भी लो लेवल में ले गए। सही है। ऐसा नहीं है, ये एक बहुत जिम्मेदारी का काम होता है। कोई आपके पास अपनी, बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी की जमा पूंजी लेके आते हैं, ऐसी है, उन्होंने exactly। अपनी पूरी सेविंग, अपना सब जो भी उनका जेवर वगैरह ये सब कुछ करके वो अपनी एक प्रॉपर्टी बनाने के लिए आते हैं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, सही है। इसको बहुत सोच समझ के करें। आपने अगर इस फील्ड में आना है, सबसे पहले तो आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ताकि आप डॉक्यूमेंटेशन तो पढ़ सकें। ऐसे ही है। अब सिर्फ दिखा देना घर को और उसके बाद कमीशन मांगने चले जाना, ये रियल एस्टेट नहीं है। ये वही चीज होगी ना, जिस तरह हमने अपनी फील्ड में देखा कि घर के अंदर लोगों ने 2 गाड़ियां खड़ी कर ली, गाड़ियां बेचना शुरू कर दी, तो वो गाड़ी वाले हो गए, इसी तरह रियल एस्टेट वाले भी हो गए। तो वही मेरा पूछने का मकसद है कि जो यंग जनरेशन है उनको प्रॉपर एक मैसेज जाना चाहिए कि उनको जब ये फील्ड के अंदर आए तो उनको किस चीजों का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही वर्ल्ड में तो इसके डिफरेंट कोर्सेज होते हैं कि आप रियल एस्टेट अगर बनना चाह रहे हैं तो आप कोर्सेज करें, फिर आपको लाइसेंस मिलता है, तब आप रियल एस्टेट कर सकते हैं। लेकिन हमारे तो बहुत सारे काम ऐसे ही हो जाते हैं, चाहे आप कोई भी चीज ऐसे खोलना ही है। चाहें खोल लें, कोई इशू नहीं है, लेकिन पहले उसको सीखें। सही है। आपके पास अगर थोड़ी एजुकेशन है तो आप कम से कम डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लॉयर से बैठ कर डिस्कस कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें उसमें भी हमें 19-20 करनी होती हैं, कुछ चीजें रास्ते निकालने होते हैं, कोई मिस्टेक्स हो जाती हैं लॉयर से, तो उसको भी डॉक्यूमेंट्स को हमने सीधा करना होता है। बिल्कुल और सही है। उसके साथ फिर काम को सीखें, किसी पुराने रियल एस्टेट के साथ, एजेंट के साथ आप थोड़ा उसके साथ टाइम गुजारें, उसके पास रहें, अगर 2-3 साल थोड़ा सा काम को सीखें, फिर आप वो करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये बताएं कि अगर हमारे किसी देखने वाले को आपसे कोई प्रॉपर्टी चाहिए हो, कोई फ्लैट चाहिए हो, कोई घर चाहिए हो, तो आप किसी स्पेसिफिक एक आध एरिया में ही काम करते हैं या पूरे कराची में कहीं से भी किसी कोई रब्ता कर सकता है आपसे? सर वैसे तो खैर सब जगह कनेक्शंस होते हैं आपस में, कोई चीज़ चाहिए होती है, कोई देनी होती है, लेकिन बेसिकली जो हमारा जो मेन जो काम है वो कराची में सोसाइटी हो गया, और पीसी ब्लॉक 6 वगैरह जो इसकी सराउंडिंग है, दिल्ली मर्केंटाइल है, और दारुल अमान वगैरह जिसकी सराउंडिंग है, यहाँ पे हमारा बेस मेन फोकस वहाँ पे है। ओके सर, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए, आपने टाइम दिया, और यकीन हमारे देखने वालों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। लास्ट में जाते जाते आप कोई लास्ट मैसेज देना चाहें तो जरूर प्लीज। बस छोटी सी एक बात यही थी कि जो भी करें सेफ करें, सोच समझ के करें, और ट्रस्ट करें, लेकिन इतना ब्लाइंड ना करें, जैसे मैंने कहा पहले भी, इतना ब्लाइंड ना करें कि फिर बाद में आपको पछताना पड़े। जरा देख समझ के करें, और कोशिश ये करें कि कमीशन ना बचाएं। आप उसको रियल जो उसकी कमीशन को क्यों हाईलाइट कर रहे हैं, लोग देते नहीं है? उसकी बात नहीं है, अक्सर लोगों की थिंकिंग हमारी है, सही है। कोशिश ये करते हैं कि हम जो है वो किसी तरीके से कोई ना कोई बचा हमारे लें। लोग ये भी तो बोलते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो होते हैं, एजेंट होते हैं, ऊपर ऑलरेडी इनका टॉप होता है। वही तो मैंने कहा ना कि उसके लिए जब आप अगर डायरेक्ट पार्टी से मीटिंग कर लेते तो कट कैसे कोई रख सकता है। अब सही है। देखिए वही फिर एक नया टॉपिक निकलेगा कि हर एरिया का डिफरेंट हिसाब किताब सही है। है। अगर आप डीएचए की प्रॉपर्टी लेने जाते हैं, वो कभी भी आपकी मीटिंग नहीं कराएंगे, अच्छा, ऐसा क्यों? उनको उसके बगैर काम ही नहीं करना। ये तो एक मतलब जो काम करने वाले हैं उनको सबको पता है। इससे हमारे डीएचए के बहुत सारे दोस्त भी नाराज हो जाएंगे। सही बहुत है। सारे लोग हमारे दोस्त हैं डीएचए में जो रियल एस्टेट काम करते हैं, वो एक मार्केट बनी है एक अलग से, बहुत सारे उससे जस्ट लाइक आप बैरियर कर लेते हैं और चले जाते हैं। वहाँ स्टेट एजेंट जो है वो कमीशन आपसे मांगेगा ही नहीं। अच्छा, आपने दे दी उसको already नहीं cut दी होता नहीं है। दी, वो ऑलरेडी पहले से अपनी सेटिंग उन्होंने रखी हुई होती सही है। है, सही है। ये इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको भी पता होता है जो काम कर रहे हैं, जस्ट लाइक डीएचए और तो ये जिसने बैरियर। दे दिए वो एक्स्ट्रा है। हाँ, ये ज्यादातर इन्वेस्टर ही लोग काम करते हैं वहां पे, तो उनको पता होता है सही है। कि ये हमने यहाँ तक का फिगर हमारी समझ में आ रहा है, अगर इसमें इसने कुछ और कम भी करा है तो वो फिर इसका है, जो कि बिल्कुल एक गलत है, नाजायज है, उस तरफ नहीं जाना चाहिए। बेसिकली तो ये है कि आप अपनी जो 1% कमीशन है उसी पे रहें तो ज्यादा अच्छा है। 2 पे भी नहीं रहे, 1 पे रहे। 1% ही इनफ है, 2% की जो बातें करते हैं वो बेकार की बातें होती हैं।
चले चले, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। और यकीन आपको आज कुछ बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और जो बारीकियों में हमने आज बात करी जो डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, तो आपको यकीनन इससे फ़ायदा हुआ होगा। और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपके माइंड में मज़ीद कोई सवाल है, और मैं खुरम भाई का नंबर भी मेंशन करूँगा नीचे लाजमी, अगर कोई सवाल हो, कोई प्रॉपर्टी चाहिए हो, कोई चीज़ हो, तो आप इनसे ज़रूर रब्ता करें। सर्च पॉइंट के नाम से इनकी स्टेट एजेंसी है, और आप ज़रूर इनसे भी रब्ता कीजिएगा। हमारे चैनल को अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आपको हमारी आने वाली मज़ीद तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी टाइमली मिलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।